अगली बात करते हैं पेंशन का। तो पेंशन के केस में आपका इनकम कैसे टैक्सेबल होगा और कैसे एग्जम्प्ट रहने वाला है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर आपको पेंशन मिलता है तो अपन को सबसे पहले ये देखना होता है कि आपको जो पेंशन मिल रहा है वो हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके मिल रहा है या आपको एक साथ ही पूरा पेंशन का अमाउंट मिल गया है। अगर आपको हर महीने मिलता है 5,000, 10,000 या 20,000 रुपये आपको पर मंथ आपको पेंशन मिलता है तो उसको बोलते हैं अनकम्प्यूटेड पेंशन, जो आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर आपको एक मुश्त पैसा मिल जाता है पेंशन का तो उसके केस में अपन देखेंगे क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या वो नॉन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। देखो, अगर गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, अगर आपको किस्तों में पैसा मिलता है ना, हर महीने आपको पेंशन मिल रहा है तो वो सबके केस में टैक्सेबल है। बट अगर आपको एक मुश्त पैसा मिलता है तो वो चेक करना होता है क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपका फुल्ली एग्जम्प्ट रहने वाला वो पेंशन का अमाउंट। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो देखना पड़ेगा कि आपको ग्रेच्युटी मिलता है या आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलता है। क्या आपको ग्रेच्युटी भी मिलता है क्या आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलता है। अगर आपको ग्रेच्युटी मिलता है तो आपको टोटल पेंशन का 1/3 आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सर, ये टोटल पेंशन क्या है? टोटल पेंशन का मतलब है कि मान लीजिए आपका पेंशन है 5 लाख रुपए, उसमें से डिसाइड हुआ कि आपको 3 लाख तो हम एक मुश्त दे देंगे और 2 लाख में से हर महीने आपको 5-5 हज़ार रुपये का आपको पेंशन देंगे। तो आपका टोटल पेंशन हुआ 5 लाख रुपए, एक मुश्त आपको सिर्फ 3 लाख रुपए मिला है तो आपको 5 लाख का 1/3 आपको क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी वाला पेंशन आपका टैक्सेबल हो जाएगा कंप्यूटेड वाले में से। बाकी जो आपका अनकम्प्यूटेड है, जो आपको पर मंथ मिल रहा है, वो तो आपका टैक्सेबल हो ही रहा है। अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलता है, अगर आपको ग्रेच्युटी मिलता ही नहीं है तो आपका टोटल पेंशन का आपका 1/2 आधा आपका क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, मान लीजिए आपका 5 लाख आपका पेंशन का अमाउंट है और आपको 3 लाख कंप्यूटर मिलता है और 2 लाख आपको 5-5 हज़ार रुपये करके हर महीने मिलेगा। ठीक है, तो अब 3 लाख का, अब मेरी बात समझना, अभी अगर अपन को ग्रेच्युटी मिलता है तो 5 लाख का 1/3 यानी कि जो भी आता है 1,66,000 करके कुछ फिगर आएगा, तो 3 लाख में से ये अपन लेस कर देंगे तो अब बचेगा ना 1,33,000, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटेड मेरे में से। अगर अपन इसकी बात करते हैं, आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलता है तो 5 लाख डिवाइड बाई 1/2 तो कितना आएगा, 2.5 लाख रुपए। तो 3 लाख में से 2.5 लाख आप हम कर दीजिए, आपका 50,000 रुपये आपका कंप्यूटेड पेंशन टैक्सेबल हो जाएगा और बाकी पर मंथ वाला आपका टैक्सेबल होता रहेगा। मैंने यहाँ डेफिनेशन दे रखा, कंप्यूटेड क्या होता है, अनकम्प्यूटेड क्या होता है। चलिए अगली बात करते हैं ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी क्या होता है? अब जब आप छोड़ते हैं अपना जॉब तो एम्प्लॉयर आपको खुश होकर पैसा देता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया हमारे पास, तो हम आपको ग्रेच्युटी देते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगर ग्रेच्युटी आपको ड्यूरिंग सर्विस मिलता है, मतलब आप काम करते हो और एम्प्लॉयर ने आपको ग्रेच्युटी दे दिया है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ग्रेच्युटी मिलता है, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो वो देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर पेमेंट टू ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लगता है या नहीं लगता है। आप क्या पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हो या नहीं होते हो। अगर आप कवर होते हो तो आपका 20 लाख रुपए एक्चुअल में आपको जितना मिला, और 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, इसमें राउंड ऑफ आपका अलाउड हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हो, अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हो तो आपको एक्चुअल में कितना ग्रेच्युटी मिला है, 20 लाख रुपए और 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जिसमें आपको जो ये नंबर ऑफ ईयर्स है इसको आपको राउंड ऑफ करना है। कैसे राउंड ऑफ करना है? मान लीजिए आपने 10 साल और 5 महीने का आपने ड्यूटी परफॉर्म किया है तो आपको 10 साल लेना है। अगर आपने 10 साल और 6 महीने का ड्यूटी परफॉर्म किया है तो आपको 11 साल लेना है। अगर आपने 10 साल और 8 महीने का ड्यूटी परफॉर्म किया तो आपको 11 साल लेना है। मतलब आपको नॉर्मल राउंड ऑफ इसका करना है नंबर ऑफ ईयर्स का। चलिए सर, सैलरी पर मंथ क्या होगा? सैलरी पर मंथ का मतलब है लेटेस्ट का जो आपका सैलरी था प्लस टोटल डीए आपका। इसमें आपको इन टर्म्स वाला, वो नॉट इन टर्म्स वाला नहीं देखना है, आपको टोटल डीए लेना है, सैलरी बेसिक वाला और टोटल आपका डीए आपको लेना है एक महीने का, तो आपका सैलरी पर मंथ आ जाएगा। अब आप सपोज करिए आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते हैं। अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते हैं तो एक्चुअल में आपको कितना ग्रेच्युटी मिला है, 20 लाख रुपए और 1/2 ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। यहाँ पे आपको राउंड ऑफ अलाउड नहीं होगा, यहाँ आपको राउंड ऑफ आपको अलाउड नहीं होगा। अब मेरी बात समझना, अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हैं तो अपन लेते हैं सैलरी पर मंथ। अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होते हैं तो अपन लेते हैं एवरेज सैलरी पर मंथ। सर, ये एवरेज सैलरी पर मंथ क्या है?
एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब है जिस महीने आपने जॉब छोड़ी है, जिस महीने आपने जॉब छोड़ी है उस महीने को आप छोड़ दीजिए, या जिस महीने आप रिटायर होते हैं उस महीने को छोड़ दीजिए, उसके पिछले 10 महीने, उसके पिछले 10 महीने का सैलरी का आप एवरेज ले लेंगे। उसके पिछले 10 महीने का डीए का जो इन टर्म्स वाला है, जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काम आने वाला है, उसी डीए का आप एवरेज ले लेंगे। और जो अगर आपको टर्नओवर कमीशन मिलता है तो उसके पिछले 10 महीने का टर्नओवर कमीशन का भी आप एवरेज ले लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज सैलरी पर मंथ। पिछले 10 महीने का एवरेज सैलरी का लेंगे, बेसिक वाली का, डीए इन टर्म्स वाला लेंगे और टर्नओवर कमीशन का आप एवरेज लेंगे तो आपका एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाएगा। उसको आप डिवाइड करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें आपको राउंड ऑफ नहीं लेना है। अगर आपने यहाँ पे 10 साल और 11 महीने अगर आपने जॉब करी है तो आपको 10 साल ही लेने हैं। चलिए, और ये ध्यान रखना है जो 20 लाख का लिमिट दे रखा ना, ये 20 लाख की अपर लिमिट है। मान लीजिए आपने एक जगह जॉब छोड़ा, वहाँ आपको ग्रेच्युटी मिला, आपने कैलकुलेशन किया, वहाँ पे आपने 12 लाख का एग्जेम्पशन ले लिया है। तो अगली बार जब आप मान लो आपने अगला जॉब जब छोड़ोगे, आप जब आपको ग्रेच्युटी मिलेगा तो यहाँ 20 लाख की जगह सिर्फ 8 लाख आएगा, क्योंकि आप 12 लाख का पहले एग्जेम्पशन ले चुके हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बात करते हैं लीव सैलरी और लीव एनकेशमेंट की। अगर आपको क्या करती है, कंपनी छुट्टियां अलाउड करती है, आपने छुट्टियां पूरी ली नहीं है, आपके पास छुट्टियां बाकी पड़ी है, तो कंपनी क्या करती है, उनका आपको पैसा दे देती है उसका। अगर आपको ड्यूरिंग द सर्विस मिलता है उनका पैसा तो आपका लिए फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है तो देखना पड़ेगा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 25 लाख रुपए एक्चुअल में जितना आपको अमाउंट मिला है 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, या फिर एवरेज सैलरी इंटू लीव अवेलेबल, एवरेज सैलरी इंटू लीव अवेलेबल, विच एवर इज लोअर आपका क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला आपका अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं इसको वापस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर आप अदर एम्प्लॉय हो और आपको रिटायरमेंट के टाइम पे लीव सैलरी का पैसा मिलता है तो आपको एक्चुअल में कितना मिला है, मैक्सिमम 25 लाख रुपए, 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, और एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू लीव अवेलेबल। जो लीव अवेलेबल है ना उसको अपन मंथ में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 30 का करके, 30 से डिवाइड करके उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे, उसको अपन एवरेज सैलरी पर मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन चारों में से जो विच एवर इज लोअर होगा ना वो अपना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट अपना टैक्सेबल हो जाएगा। सर एवरेज सैलरी पर मंथ क्या होगा, लास्ट 10 मंथ की सैलरी, डीए इन टर्म्स वाला और टर्नओवर कमीशन। अब ध्यान रखना, हमने ग्रेच्युटी के टाइम क्या किया था कि जिस महीने में हम रिटायर होते हैं उस महीने का अपन का सैलरी अपने छोड़ दिया था, उसके पिछले 10 महीने देखे थे। पर इसमें अपन जिस महीने में रिटायर होते हैं ना उस महीने की सैलरी कंसिडर करेंगे 10 महीनों में। जैसे कि अगर अपन 1 नवंबर को रिटायर होते हैं या फिर अपन 30 नवंबर को रिटायर होते हैं तो ग्रेच्युटी में अपन नवंबर को छोड़ देते हैं, नवंबर से पिछले वाले 10 महीने लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, नवंबर को भी कंसिडर करेंगे, नवंबर को भी कंसिडर करेंगे और 10 महीने पर लेंगे एवरेज सैलरी, एवरेज डी एन टर्म्स वाला और टर्नओवर कमीशन का एवरेज 10 महीने का, तो अपना एवरेज सैलरी आ जाएगा। तो इनमें से जो विच एवर इज लोअर होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ की बात करते हैं, जो इनकम टैक्स का कमीशन क्या करता है इसको रिकॉग्नाइज करता है। अब आरपीएफ अगर आपको मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आप आरपीएफ का आपको पैसा मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और एग्जेम्प्ट कब होगा, एग्जेम्प्ट तभी होगा जब आपने कम से कम 5 साल की सर्विस करी है उस कंपनी में। अगर आपने 5 साल का सर्विस नहीं किया तो रिटायरमेंट टाइम एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने 5 साल का सर्विस किया है उस कंपनी में तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी आपको आरपीएफ का पैसा मिलेगा वो आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको ड्यूरिंग द सर्विस मिलता है, ड्यूरिंग द सर्विस आरपीएफ का कुछ पैसा मिलता है और अगर वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसका पैसा मिलता है तो आपको उसको इग्नोर करना है, उसका आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, उसको आपको इग्नोर करना है, उसका आपका 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो वो 12% ऑफ सैलरी तक आपका एग्जेम्प्ट होगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। वो 12% ऑफ सैलरी तक का एग्जेम्प्ट होगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब इंटरेस्ट मिलता है आपको चाहे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिले चाहे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिले, चाहे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे मिले चाहे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिले, वो 9.5% तक आपका क्या होगा एग्जेम्प्ट, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 9.5% किसका, जो आपको पैसा मिल रहा है ना, जितना आपने आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रखा है उसका 9.5% तक अगर आपको मिलता है इंटरेस्ट तो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, ये कुछ केसेस दे रखे हैं जहां पे अगर आप 5 साल से कम भी सर्विस करते हो ना, 5 साल से कम भी सर्विस करते हो और आपको आरपीएफ का पैसा मिलता है एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो भी आपका एग्जेम्प्ट ही रहने वाला है। कौन कौन से केसेस है, आपने जॉब छोड़ी है, आपकी हेल्थ खराब हो गई इसकी वजह से,
या फिर एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया, उसने अपना धंधा ही बंद कर दिया है, तो फिर आपको भाई आरपीएफ का पैसा आपको एग्जाम्प्ट रहने वाला है। या फिर आपने क्या किया, जॉब छोड़ी है पर आपने आरपीएफ का पैसा जो नया एम्प्लॉयर है उसने जो अकाउंट मेंटेन किया आरपीएफ का उसमें आपने ट्रांसफर करवा दिया है, मतलब आपने विड्रॉ नहीं किया है, आपने दूसरे अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफर करवा दिया है, तो आपको एग्जाम्प्ट ही रहने वाला है। या फिर आपने आरपीएफ के पैसों को एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया है, जो एटीसीसी डी वाला है, वहाँ आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट रहने वाला है। या फिर आपने इस वजह से जॉब छोड़ी है कि ऐसा कोई कारण है जो आपके कंट्रोल में नहीं था, जो आपके कंट्रोल में नहीं था, उसकी वजह से आपने जॉब छोड़ी है, तो भी आपका आरपीएफ का पैसा एग्जाम्प्ट रहने वाला है। सर आपने यहाँ बताया 12% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का मीनिंग क्या लेंगे, सैलरी का मीनिंग लेंगे सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स वाला प्लस टर्नओवर कमीशन, ये यहाँ पे सैलरी का अपन मीनिंग लेने वाले हैं। अब मेरी बात समझना, जो मैंने बताया ना एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन का जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है 9.5% पर एनम का एग्जाम्प्ट रहने वाला है। वो एग्जाम्प्ट तभी रहेगा जब एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। अगर आरपीएफ में एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है तभी आपको इंटरेस्ट का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता ही नहीं है तो वो 5 लाख तक एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है, वहाँ तक उसको इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो एम्प्लॉय मैक्सिमम 2.5 लाख तक की कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, तभी उसको इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज उसको इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सुपर प्रोविडेंट फंड, स्ट्रेटेजिक प्रोविडेंट फंड। स्ट्रेटेजिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे इसका पैसा मिलता है तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिलता है तो सेम इसका ट्रीटमेंट होगा। सेम इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, सॉरी इसका ट्रीटमेंट आपका होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो उसका सेम ट्रीटमेंट होगा। अगर आपको 80C में उसका डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी आपको उसको इग्नोर करना है। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। इंटरेस्ट अगर इनका कुछ भी मिलता है, आपको एसपीएफ के बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट मिलता है तो आपका फुल्ली एग्जाम्प्ट रहने वाला है। मतलब अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो उसको आप इग्नोर करिए, उसका आपको 80C मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है या फिर आपको इंटरेस्ट मिलता है इनके बैलेंस पे तो फुल्ली एग्जाम्प्ट आपका रहने वाला है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, जिसको इनकम टैक्स कमिश्नर रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो उसके केस में क्या होगा ना, अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इसका कुछ पैसा मिलता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, तो इसको आपको इग्नोर करना है। इसका आपको 80C भी नहीं मिलेगा ना, इसको सिर्फ इग्नोर करना है आपको। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट मिलता है इन पे तो वो पूरा एग्जाम्प्ट रहने वाला है। अगर आपको ड्यूरिंग द सर्विस कुछ भी मिल रहा है वो एग्जाम्प्ट रहने वाला है। एट अ टाइप ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे अगर कुछ मिलता है तो अपन अगेन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करेंगे। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है तो उसको टैक्सेबल करेंगे सैलरी हेड में। एम्प्लॉय इंटरेस्ट मिलता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे या फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलता है तो आई ऑफ उसमें टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलता है तो वो सैलरी हेड में आपका टैक्सेबल हो जाएगा। पीपीएफ की बात करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, इस फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी नहीं है। एम्प्लॉयर चाहे तो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे तो नहीं करे, इसमें मैंडेटरी नहीं है। इसका 80C मिल जाता है, जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उसका आपका 80C मिल जाएगा, और ब्याज आपका एग्जाम्प्ट रहता है इसका। इस पर जो भी ब्याज मिलेगा वो आपका एग्जाम्प्ट रहने वाला है, याद रखना। और जो कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट के टाइम मिलता है वो आपका सब एग्जाम्प्ट रहने वाला है। अब बात करते हैं सुपर एन्युएशन फंड। सुपर एन्युएशन फंड की बात करते हैं, ASF की बात करते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे इसका पैसा मिलता है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिलता है, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो अगेन आपको 80C मिल जाएगा, आपको उसको इग्नोर करना है। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो 7.5 लाख पर एनम तक आपका एग्जाम्प्ट है, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट मिलता है इस पर तो आपका फुल्ली एग्जाम्प्ट रहने वाला है। एंड अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड है तो URPF की तरह इसका ट्रीटमेंट होगा, URPF की तरह इसका ट्रीटमेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत ही अगर उसका पेमेंट होता है, तो अगर आपको पेमेंट होता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का, तो उसमें कितना अमाउंट आपका एग्जाम्प्ट रहने वाला है, कितना अमाउंट उसका आपका एग्जाम्प्ट रहने वाला है। एग्जाम्पशन आपका इन दोनों में से लोअर जो होगा वो आपका एग्जाम्पशन हो जाएगा। कितना होगा, 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ। जब आप निकलते हैं कंपनी से, या उसके आप जब को आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलता है उसके पिछले 3 महीने की सैलरी का एवरेज ले लेंगे अपन, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन जहाँ पर आपको नॉर्मल राउंडिंग ऑफ आपको अलाउड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन, आप इसमें आप नॉर्मल राउंड ऑफ करेंगे इसका, और 5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी अगेन अपन वही मीनिंग लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स वाला प्लस टर्नओवर कमीशन, यहाँ पे इसका सैलरी का मीनिंग रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट।
VRR मिलता है आपको, वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट मिलती है आपको। तो इसमें एग्जाम कितना रहेगा, इसमें एग्जाम रहेगा, चार चीज़ें आपको देखनी है, चारों में से जो विच एवर लोअर होगा वो आपका एग्जाम हो जाएगा, बाकी वाला आपका अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपको इसमें 10 लाख रुपए मिलता है, तो इसमें से जो लोअर आएगा ना वो आपका एग्जाम हो जाएगा, बाकी वाला आपका अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन, इसमें आपको राउंड ऑफ अलाउड नहीं होगा। फिर सेकंड, सैलरी पर मंथ और नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ आपको कितने बचे हुए हैं, या फिर एक्चुअल अमाउंट आपको कितना मिला है, और 5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर आपका एग्जाम हो जाएगा। जैसे कि ये क्या होता है ना कि अगर आप अपने मन से रिटायरमेंट ले रहे हैं और आपका अभी सर्विस बाकी है थोड़ा, तब आपको पैसा मिलता है कि भाई आप पहले रिटायर हो रहे हो, इसलिए तो इसके अपन चेक करेंगे सैलरी पर मंथ और 3 महीने उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कितना आपने सर्विस कंप्लीट कर दिया, इसमें राउंड ऑफ आपका अलाउड नहीं करेंगे, तो जितना अमाउंट आपका आएगा, और सैलरी पर मंथ इंटू अब कितना टाइम बाकी है आपका, उससे उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, और एक्चुअल अमाउंट कितना आपको मिला है, और 5 लाख रुपए विच एवर इज आपका एग्जाम हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी का डेफिनेशन यहाँ बिकम सेम रहने वाला है, बेसिक प्लस DA इन टर्म्स वाला, और टर्नओवर कमीशन आप इसमें यहाँ पे सैलरी का मीनिंग लेने वाले हैं।